हेलो एवरीवन। तो दो कंपनीज पे डिस्कशन करेंगे इस वीडियो में। ईएफसी लिमिटेड, इनके रिजल्ट्स परसों आए थे शायद, कॉन कॉल इनका कल हुआ है, तो देखेंगे रिजल्ट कैसे रहे, मैनेजमेंट ने क्या कमेंट्री दी, आगे का कैसा आउटलुक लग रहा है इस कंपनी का। दूसरा नुवामा वेल्थ, इनके रिजल्ट्स कल आए हैं, कॉन कॉल अभी इनका मैंने सुना नहीं है, उसको अलग से डिस्कस करेंगे, लेकिन नंबर्स में क्या इंटरेस्टिंग है और इस कंपनी का आउटलुक अभी कैसा लगता है उसको डिस्कस करेंगे। तो स्टार्ट करते हैं सबसे पहले ईएफसी के साथ में। ईएफसी के फाइनेंशियल्स अगर हम देखें तो रेवेन्यू Q1 में 29% से ग्रो किया है कंपनी का। इबिट्डा में एज यूजुअल जो आप देख रहे हो लास्ट 3-4 क्वार्टर्स का जो ट्रेंड चल रहा है इस कंपनी का, कि रेवेन्यू ग्रोथ जो भी होता है इबिट्डा ग्रोथ उससे कम होता है या बहुत ज्यादा कम होता है, तो वही इस क्वार्टर में भी है, 20% की ग्रोथ है इबिट्डा में। बट पैट ग्रोथ, जैसे ये भी ट्रेंड है ना लास्ट 3-4 क्वार्टर का, कि इबिट्डा ग्रोथ स्लो होता है रेवेन्यू ग्रोथ के कंपैरिजन में, बट पैट ग्रोथ, रेवेन्यू ग्रोथ, इबिट्डा ग्रोथ दोनों से अच्छा होता है। इस क्वार्टर में भी आपको दिखेगा प्रॉफिट का ग्रोथ है 52% YOY। फिर सेगमेंटल रेवेन्यू अगर हम देखें तो जो लीजिंग बिजनेस है कोवर्किंग वाला, उसमें 26% की ग्रोथ है। जो डिजाइन एंड बिल्ड वाला इनका बिजनेस है उसमें 19% की ग्रोथ है। एंड फर्नीचर मैन्युफैक्चरिंग में रेवेन्यू कंपनी का डबल से ज्यादा हो गया, 124% की ग्रोथ है। फिर इनका ये एक्सपेंशन वगैरह कैसा रहा है कोवर्किंग में, तो एक तो इन्होंने मतलब इस क्वार्टर में ये डेटा दिया है, इनको एक दो कॉन कॉल पहले पूछा था किसी एनालिस्ट ने कि जैसे AWFIS है इंडस्ट्री का लीडर, वो अपना शेयर करते हैं ना कि हमारा एक क्लाइंट से कितने और सेंटर में भी रेवेन्यू आता है, मतलब कि बेसिकली क्लाइंट का वॉलेट शेयर गेन किस तरीके से कर रहे हैं हम। तो ये डेटा इन्होंने भी दिया है कि मल्टी सिटी क्लाइंट हमारा 40% के आसपास है, यानी 40% ऐसे क्लाइंट्स हैं जो सिर्फ एक सिटी में नहीं, एक से ज्यादा सिटी में उन्होंने हमारे ये सेंटर के अंदर अपना ऑफिस वगैरह लिया हुआ है। तो ये अच्छी चीज है, मतलब आप वॉलेट शेयर गेन कर रहे हो। देन रेवेन्यू डाइवर्सिफिकेशन भी अच्छा है कंपनी का, मतलब आप कॉन्सेंट्रेशन देखो टॉप 10 क्लाइंट पे तो सिर्फ 25% है। सो ऐसा नहीं है कि कल को कोई एक क्लाइंट चला जाए और मेरा रेवेन्यू बिजनेस एकदम से इंपैक्ट करेगा। एंड मेन इनका फोकस होता है एंटरप्राइज क्लाइंट के ऊपर, जहां से इनका 65% रेवेन्यू आता है। फिर एक्सपेंशन बहुत अच्छा करा है कंपनी ने इस क्वार्टर के अंदर, जैसे YOY आप देखो तो लगभग 33% का सीट एडिशन करा है कंपनी ने। इनका पूरे साल का गाइडेंस है कि नेक्स्ट 2-3 ईयर्स तक हम 18 to 20,000 का सीट एडिशन करेंगे एनुअली। तो इस क्वार्टर में आप देखो लास्ट क्वार्टर के कंपैरिजन में तो ऑलमोस्ट इन्होंने 6,000 के आसपास सीट्स ऐड करे हैं, यानी जो गाइडेंस है उसी के मतलब उसके अकॉर्डिंग कंपनी का एग्जीक्यूशन भी चल रहा है। देन इनका रेवेन्यू अगर हम देखें ज्योग्राफी वाइज, तो वेस्टर्न रीजन से सबसे ज्यादा रेवेन्यू आता है 68%, क्योंकि वहीं से इन्होंने स्टार्ट किया था। बट अभी कंपनी फोकस कर रही है नॉर्थ के ऊपर, साउथ के ऊपर ज्यादा, जो इनका सीट एडिशन हो रहा है, जो ये सेंटर्स वगैरह कंपनी ओपन कर रही है वो इन दोनों रीजन के अंदर कर रही है। एक और चीज आप देखोगे, जो टोटल सेंटर्स हैं कंपनी के, ये ऑलमोस्ट डबल हो गए YOY। लास्ट ईयर फर्स्ट क्वार्टर में 82 सेंटर्स थे, अभी इनके 150 सेंटर्स हो गए हैं। तो मेरा मतलब मैं ये जो बिल्डिंगें होती है, जो सेंटर होता है, उसको भी बढ़ाते जा रहा हूँ, सीट एडिशन भी मेरा अच्छे रेट पे चल रहा है। फिर ये स्ट्रैटेजी बेसिकली इन्होंने बताई है, जो ईएफसी का रहता है ना, हर कॉन कॉल में भी ये बताते हैं कि बीच बीच में हमारी जो टीम है वो रियल एस्टेट के अंदर ऐसी प्रॉपर्टी भी ढूंढती रहती है जो जिसकी वैल्यू आज कम है, क्योंकि उसमें कुछ काम नहीं चल रहा है, एक तरीके से डेड प्रॉपर्टी पड़ी हुई है, उसको हम एक्वायर करते हैं, फिर उसको पूरा वो मतलब अपना जो को वर्किंग का बिजनेस है उसका फिट आउट वगैरह करते हैं, वहां से क्लाइंट्स वगैरह आने हमारे स्टार्ट होते हैं को वर्किंग बिजनेस के अंदर। एंड धीरे धीरे करके उसमें फिर उसका वैल्यू अप्रिशिएशन होता है, मतलब जिस प्राइस पे हमने उसको एक्वायर किया उस प्रॉपर्टी को, मार्केट वैल्यू उसका बढ़ता है, तो हमारी रेंटल इनकम भी आती है। एंड कल को चल के जब उस प्रॉपर्टी को हम सेल करेंगे तो हमें एक अच्छा खासा मतलब एक गेन भी मिलेगा, एक प्रॉफिट भी मिलेगा। तो वही स्ट्रेटेजी कंपनी ने बताई है इसमें। फिर इनका डिजाइन बिल्ड वाला बिजनेस हम देखें तो इसका ऑर्डर बुक लगभग 228 करोड़ है, 229 करोड़ के आसपास है, अच्छी ग्रोथ है इसके अंदर। जो फर्नीचर मैन्युफैक्चरिंग का बिजनेस है इसका ऑर्डर बुक है 53 करोड़ के अराउंड। देन इनके फाइनेंशियल्स में यही चीज हम डिस्कस कर रहे थे, जो इबिड्डा मार्जिन आप देखोगे इस कंपनी का, तो लास्ट ईयर Q1 में 46.5% का इबिड्डा मार्जिन था, इस क्वार्टर में 43.5% का मार्जिन है, यानी 300 बेसिस पॉइंट का डिक्लाइन है कंपनी के इबिड्डा मार्जिन के अंदर। Q1Q भी 49 से मार्जिन कंपनी के 43 मतलब 6% का डिक्लाइन है यहाँ पे। तो ये 3-4 क्वार्टर से चल रहा है कि इबिड्डा मार्जिन कंपनी के कम होते जा रहे हैं, इबिड्डा ग्रोथ कम रहती है रेवेन्यू ग्रोथ से, बट पैट ग्रोथ हर एक क्वार्टर में कंपनी का 40, 50, 60, 70 या फिर जो भी रेवेन्यू ग्रोथ है, इबिड्डा ग्रोथ है, उससे अच्छा रहता है। तो वही ट्रेंड कंपनी का इस क्वार्टर के अंदर भी चल रहा है। अब रिजल्ट की अगर हम बात करें तो एक तो जो ट्रेंड ऑब्वियसली आप ऑब्जर्व कर सकते हो कि इनके लास्ट 2-3 क्वार्टर्स के जो ग्रोथ हैं, एक तो उससे आपको दिखेगा इस क्वार्टर का ग्रोथ थोड़ा सा कम है, क्योंकि पहले के क्वार्टर्स में कंपनी 60, किसी में 70-80% का भी ग्रोथ था पूरा FY26 अगर आप देखोगे। तो एक तो लास्ट कुछ क्वार्टर से ग्रोथ कंपनी की थोड़ी स्लो होती हुई दिखी है।
दूसरा, अभी Q1 में जैसे वो स्मार्ट वर्क का रिजल्ट आया, उन्होंने ग्रोथ अच्छी दिखाई है, 40-45% की ग्रोथ है उनकी। तो उससे भी अगर हम कंपेयर करें, यानी कि इनके कॉम्पिटिटर से, उससे भी इस कंपनी की ग्रोथ इस क्वार्टर की कम दिखती है। लेकिन मेरे लिए ये बहुत बड़ा चैलेंज नहीं है, क्योंकि एक क्वार्टर का ग्रोथ किसी का प्लस माइनस हो सकता है, मतलब वो नॉर्मल चीज है। और सीजनैलिटी भी होती है हर एक बिजनेस के अंदर। जैसा होता है ना कि आपने क्लाइंट के साथ में कॉन्ट्रैक्ट आपका हो गया, बट ऑनबोर्डिंग अभी नहीं हुई है, हो सकता है वो अगले क्वार्टर में हो। या फिर आपका कोई और ये डिजाइन बिल्ड वाला बिजनेस है, इसमें कोई प्रोजेक्ट अभी अंडर डेवलपमेंट चल रहा हो, वो अगले क्वार्टर में आए। तो एक क्वार्टर से ग्रोथ को लेकर के इतना ज्यादा जज कर नहीं सकते। और वैसे भी 29% का ग्रोथ अच्छा ग्रोथ है। मैनेजमेंट ने मतलब ये कॉन कॉल के अंदर सबसे पहले ग्रोथ पे ही क्लैरिटी दिया कि क्यों इस क्वार्टर का ग्रोथ आपको थोड़ा सा स्लो दिख रहा है। मेनली आप वो जो डिजाइन बिल्ड वाला बिजनेस है उसका ग्रोथ देखोगे तो कम हुआ है। इस क्वार्टर में शायद 19% का ग्रोथ है। पहले के क्वार्टर्स में 60-70% के रेट पे वो ग्रो करता था। पूरा FY26 में भी शायद उसका रेवेन्यू डबल के आसपास हुआ है, बहुत अच्छा ग्रोथ था उसका। तो मैनेजमेंट का बोलना है कि ये डिजाइन और बिल्ड वाला जो हमारा बिजनेस है वो सीजनल बिजनेस है, मतलब उसका Q3 और Q4 ये बहुत अच्छा होता है। प्लस कभी मतलब किसी किसी क्वार्टर में क्या होता है, जैसे एक तरीके का वो माइलस्टोन बेस्ड बिजनेस है। तो अगर मैं कुछ प्रोजेक्ट्स अभी अंडर एग्जीक्यूशन है, मतलब अंडर डेवलपमेंट है, तो इस क्वार्टर में तो उसका रेवेन्यू नहीं आएगा। वो अगले क्वार्टर में जैसे मैं उसको कंप्लीट करूंगा प्रोजेक्ट को, तो मैं उसको उसका उसका रेवेन्यू मैं बेसिकली अपने बुक्स के अंदर दिखा सकता हूं। तो उस तरीके की चीजें भी रहती है। सो वही उन्होंने बोला कि सीजनल है, पूरे साल का डिजाइन एंड बिल्ड का जो इनका गाइडेंस है वो इन्होंने मेंटेन रखा है। 50% का गाइडेंस था इनका डिजाइन एंड बिल्ड बिजनेस का ग्रोथ का, वो गाइडेंस इन्होंने मेंटेन रखा है। एक और चीज हो सकती है जो इन्होंने बोली नहीं है, लेकिन उसका उसका मतलब चांसेस है कि वो भी हो। अगर आप लास्ट 3-4-5 मंथ्स में देखोगे, तो जितने भी आपके ये रॉ मटेरियल्स हैं, सारे सेक्टर्स के, सारे इंडस्ट्री में जो यूज होते हैं, उनके प्राइसेस बहुत ज्यादा बढ़ गए हैं। अब इनके जो ये क्लाइंट्स होते हैं ये डिजाइन एंड बिल्ड वाले बिजनेस में, बेसिकली वो कौन से क्लाइंट होते हैं जिनको अपना एक नया ऑफिस ओपन करना होता है, या ऑफिस का कुछ अपना इंटीरियर वगैरह चेंज करवाना होता है, इस तरीके की चीजें जो करते हैं। अब एकदम से अगर प्राइसेस बढ़ जाएंगे, तो आप वो जो फिट आउट का काम करवा रहे हो उसका भी कॉस्ट बढ़ जाएगा उनके लिए। तो ये बहुत नॉर्मल चीज हमने देखी है Q1 में। बहुत सारे बिजनेसेस ने अपना जो ऑफिस एक्सपेंशन है या बिजनेस एक्सपेंशन है, ब्रांच एक्सपेंशन है, इसको थोड़ा सा डिले कर दिया, थोड़ा सा पोस्टपोन कर दिया। तो वो भी एक फैक्टर हो सकता है। इन्होंने बोला नहीं है, लेकिन एक ये फैक्टर हो सकता है इस क्वार्टर में ग्रोथ उसकी क्यों कम हुई है। लेकिन इसका आउटलुक क्यों अच्छा लग रहा है, क्योंकि ऑर्डर बुक ग्रोथ अच्छी है इस बिजनेस की। लास्ट क्वार्टर में शायद इसका 130-140 करोड़ का ऑर्डर बुक था। तो क्वार्टर ऑन क्वार्टर आप देखो तो 30-40% से कंपनी का ऑर्डर बुक ग्रो किया है। तो अगर आपका ऑर्डर बुक ग्रो कर रहा है और सिर्फ एक क्वार्टर का ग्रोथ स्लो है, मतलब थोड़ा सा कम हुआ है, 18-19% पे आया है, और पूरे साल का मैनेजमेंट ने गाइडेंस अपना मेंटेन रखा है, तो चीजें ठीक है, कोई उसमें दिक्कत है नहीं। जो कोवर्किंग वाला बिजनेस है इनका, उसमें भी गाइडेंस रेवेन्यू का तो नहीं देते, लेकिन सीट एडिशन का इन्होंने मेंटेन रखा है कि 18,000 से लेकर के 20,000 का सीट एडिशन हम उसमें करेंगे। और जो ऑक्यूपेंसी लेवल है वो भी 85 से 90% के अराउंड हमारा रहेगा। तो मतलब वो भी ओवरऑल आपका फुल ईयर बेसिस पे अच्छा ग्रो करेगा। फर्नीचर वाला जो बिजनेस है उसकी तो ग्रोथ अच्छी रही है, रेवेन्यू वाई डबल हो गया है। प्लस Q1Q भी आप देखो तो शायद 25 से 30% की ग्रोथ है। तो ग्रोथ में ओवरऑल आप देखो मैनेजमेंट की कमेंट्री या इन जनरल अगर आप चीजें थोड़ी सी समझने की कोशिश करो, तो कोई ऐसा प्रॉब्लम दिखता नहीं है। फुल ईयर बेसिस पे कंपनी आराम से 35 से 40% के रेट पे ग्रो कर सकती है, उसमें ऐसा अभी तो कोई चैलेंज नहीं दिख रहा। मेन जो मुझे चीज ठीक नहीं लग रही है EFC की, वो है इनकी प्रॉफिटेबिलिटी को लेकर के। स्पेशली वो जो इबिडा का जो पिछले 2-3 क्वार्टर से चल रहा है कि कंपनी के मार्जिन कंसिस्टेंटली नीचे जाते जा रहे हैं। अब इनका मतलब मैनेजमेंट जो है वो कॉन कॉल में बोलता है कि हमारे बिजनेस में आपको टॉप लाइन और बॉटम लाइन देखना चाहिए, मतलब पैट देखना चाहिए, क्योंकि इंड एस अकाउंटिंग की वजह से बेसिकली हमारा इबिडा जो है वो थोड़ा सा अभी इंपैक्ट हो रहा है, मतलब उसके मार्जिन नीचे जा रहे हैं। लेकिन अगर आप हमारा पैट देखोगे तो वो आपको सही पिक्चर दिखाएगा कि बिजनेस की हेल्थ क्या है ओवरऑल। तो ये मैनेजमेंट बोलती है। बट ये थोड़ा सा मतलब एक तरीके से आप बोल सकते हो, जनरली हम जो बाकी मैनेजमेंट से सुनते हैं या बाकी बिजनेसेस की में देखते हैं कि उनकी मैनेजमेंट क्या बोलती है कि इबिडा को देखना है, ऑपरेटिंग प्रॉफिट को देखना है। क्यों? क्योंकि जो आपका पैट का नंबर है, नेट प्रॉफिट का नंबर है, वो कई बार ऐसा होता है कि कुछ एक्सेप्शनल आइटम्स की वजह से या बिजनेस में कुछ ऐसी चीजें चल रही हैं जिससे कभी कभी या तो पैट आपका बहुत ज्यादा दिखता है, या फिर पैट आपको दिखता है कि बहुत मतलब डी ग्रोथ हो रहा है उसके अंदर। जैसे ब्लैक बक का एग्जांपल देख लो अभी, तो उनको वो जो टैक्स एडवांटेज अभी उनके पास में है, जो 2-3 क्वार्टर्स और चलेगा उनका, उसकी वजह से आपको दिखेगा पैट कंपनी का बहुत ज्यादा अच्छा है। लेकिन वो नहीं देखना है, उसको उसको हटा करके देखना है हमको। तो ज्यादातर मैनेजमेंट क्या बोलती है कि ऑपरेटिंग प्रॉफिट के ऊपर फोकस करना है, बिड्डा के ऊपर फोकस करना है। बट इनकी मैनेजमेंट बोलती है कि बिड्डा को नहीं देख करके पैट को देखना है, क्योंकि इंड एस की वजह से हमारा इबिड्डा इंपैक्ट हो रहा है। बट एक्चुअली में अगर आप देखो तो इंड एस की वजह से इबिड्डा को एडवांटेज मिलता है। जो ये इंड एस अकाउंटिंग रूल है उसकी वजह से इबिड्डा आपको ज्यादा दिखता है। ये जितनी भी कोवर्किंग कंपनीज है या रिटेल की जो कंपनीज होती है
और भी जो बिजनेसेस हैं उनमें आपको EBITDA मार्जिन आपको बहुत अच्छा दिखेगा। जैसे इस कंपनी का 43-45% का जो EBITDA मार्जिन है, ये एक्चुअल मार्जिन थोड़ी है, मतलब असली में थोड़ी इस कंपनी का ऑपरेटिंग प्रॉफिट मार्जिन कोई 40-45 या 50 का बनता है। जैसे वो स्मार्ट वर्क ही है, उसका ऑपरेटिंग प्रॉफिट मार्जिन तो 60% है, बट एक्चुअली में वो इतने मार्जिन नहीं बनाती। इंड एस की वजह से वो EBITDA मार्जिन क्यों अच्छा दिखता है, क्योंकि जो आपका वो रेंटल एक्सपेंस है वो आपका बिलो EBITDA आ जाता है। रेंटल एक्सपेंस आपका चला गया तो EBITDA एक तरीके से आपका मतलब जंप कर जाता है, EBITDA मार्जिन आपको बहुत अच्छे दिखते हैं। ये प्री इंडेस जो अकाउंटिंग रूल था उसमें जो रेंटल एक्सपेंस होता था वो आप मतलब अ, क्या बोलते हैं इसको, EBITDA के अंदर ही आप उसको काउंट करते थे। तो उस टाइम पे आपको सही EBITDA मार्जिन दिखता था किसी भी बिजनेस का। लेकिन इंड एस की वजह से ये अकाउंटिंग रूल चेंज हुआ है, तो अब आपको बिजनेसेस का जो इस तरीके के बिजनेसेस होते हैं, लीज वगैरह पे जो प्रॉपर्टी लेते हैं, जैसे आप ये फैशन रिटेल के अंदर भी देखोगे तो उनमें भी आपको दिखेगा EBITDA मार्जिन उनके ज्यादा अच्छे होते हैं, बट एक्चुअल EBITDA मार्जिन उतने नहीं है। तो ये वाली कमेंट्री थोड़ी सी मतलब ठीक लगती नहीं है कि पैट को देखें। पैट इनका जो ग्रो कर रहा है 52%, 53% हर एक क्वार्टर में वाई लेवल पे। अब वो मतलब वो भी अगर आप टेक्निकली समझने की कोशिश करो तो एक्चुअल कैश नहीं आ रहा बिजनेस के ऊपर। ये जो कंपनी है प्लस और भी कुछ कंपनीज हैं जो इस सेक्टर की, वो अकाउंटिंग थोड़ा काफी अग्रेसिव करती हैं। मतलब कि सिंपल से आप समझो करते क्या है वो, कि क्लाइंट, जो एक क्लाइंट मैंने ऑनबोर्ड किया अपने को वर्किंग बिजनेस के अंदर, अब उस क्लाइंट से जो मेरे को पैसा आना है, मतलब 3 साल का कॉन्ट्रैक्ट हुआ उस क्लाइंट से मेरा, 3 साल का जो मेरा रेंटल इनकम है वो मेरे पास में अकाउंटिंग मुझे, मतलब ये जो इंडिया अकाउंटिंग है ये मुझे अलाउ करता है कि मैं अपफ्रंट भी बुक कर सकता हूं। तो अगर उसको मैं आज बुक कर लूं, मैंने आज नया क्लाइंट ऑनबोर्ड किया और 3 साल का मेरा कॉन्ट्रैक्ट हुआ, तो नेक्स्ट 3 इयर्स के लिए जो भी मेरे को वो रेंटल इनकम देने वाला है वो पूरा प्रॉफिट, मतलब बेसिकली आज एक्चुअल कैश नहीं आया लेकिन मैं अकाउंटिंग में उसको बुक कर सकता हूं, अपफ्रंट बुक कर सकता हूं। तो उसकी वजह से मुझे ना पैट ज्यादा अच्छा दिखेगा। जैसे आप इनका डेप्रिसिएशन एक्सपेंस देखोगे, क्यू ऑन क्यू लेवल पे वो कम होता जा रहा है जबकि कंपनी एक्सपेंशन कर रही है। तो ये थोड़ी चीजें हैं जो अकाउंटिंग प्रॉफिट बिजनेस का ग्रो कर रहा है, लेकिन एक्चुअल कैश नहीं आ रहा। अब ये 1-2 क्वार्टर हो तो ठीक है चलता है, लेकिन हर एक क्वार्टर का ट्रेंड बन गया। जैसे इस क्वार्टर में भी आप देखो EBITDA मार्जिन कम हुआ है, प्लस मैनेजमेंट ने भी मतलब इस पे कोई खास क्लैरिटी दी नहीं है कि आगे चल के ये चीजें ठीक होंगी नहीं होगी, EBITDA मार्जिन कब तक नॉर्मलाइज होगा। इस क्वार्टर में भी उन्होंने वही बोला कि हमारे बिजनेस में आपको पैट ही देखना चाहिए, क्योंकि EBITDA आपको सही दिखेगा नहीं। तो ये चीजें मतलब वो कंफर्ट नहीं देती, क्योंकि मतलब एज एन इन्वेस्टर आप यही चाहते हो कि आपका जो भी बिजनेस हो, स्टॉक हो, उसकी अर्निंग्स कंसिस्टेंट हो, क्योंकि वही मैटर करता है मार्केट में। ठीक है, टॉप लाइन में आपकी वोलेटिलिटी आ सकती है कभी कभी, लेकिन अर्निंग्स में ये क्लैरिटी होना चाहिए कि आपके अगर EBITDA मार्जिन नीचे जा भी रहे हैं तो वो किस वजह से जा रहे हैं। जैसे अगर आप लॉजिकली सोचो, मतलब मुझे जो देख करके लगता है, आप भी अगर सिंपल से ऑब्जर्व करोगे इनके बिजनेस को, तो EBITDA मार्जिन जो इनका नीचे जा रहा है, एक जो रीजन समझ आता है, मतलब सिंपल लॉजिकल, कि कंपनी का रेवेन्यू मिक्स चेंज हुआ है। जैसे पहले कोवर्किंग वाले से सबसे ज्यादा रेवेन्यू आता था और वो हाई मार्जिन बिजनेस है। आज के टाइम पे अब क्या हो गया, डिजाइन एंड बिल्ड, उसका रेवेन्यू शेयर बढ़ गया, उसके EBITDA मार्जिन उतने अच्छे नहीं है जितने वो कोवर्किंग के हैं। जो फर्नीचर मैन्युफैक्चरिंग है वो तो एक अलग ही उसकी कहानी चल रही है। फर्नीचर मैन्युफैक्चरिंग में आप देखोगे लास्ट क्वार्टर से इस क्वार्टर में लगभग 25 या 30% का रेवेन्यू ग्रोथ है। 21 करोड़ का रेवेन्यू था लास्ट क्वार्टर, इस क्वार्टर में 28 या 29 करोड़ का रेवेन्यू आया है। बट जो प्रॉफिट मार्जिन है फर्नीचर मैन्युफैक्चरिंग का, वो 40% से 7% पे आ गया। और इनको इस पे भी पूछा गया इस कॉन कॉल में कि मतलब उस बिजनेस का प्रॉफिट मार्जिन इतना ज्यादा क्रैश क्यों हो गया और क्या उसका मार्जिन का आउटलुक है। अब क्यों हुआ इस पे इन्होंने कोई क्लैरिटी नहीं दिया है, लेकिन गाइडेंस जो ये पहले भी देते हैं फर्नीचर वाले बिजनेस का कि 25% का EBITDA हम उसमें बना सकते हैं, लेकिन वो तब बनेगा जब हमारा यूटिलाइजेशन जो है वो 70% तक जाएगा। अभी जैसे 28-29 करोड़ है, तो अगर आप एनुअल यूटिलाइजेशन देखो इनका, तो 50% के अराउंड बनता है। 300 करोड़ की इनकी कैपेसिटी है, मैन्युफैक्चरिंग कैपेसिटी। तो कंपनी का वही बोलना है कि इसका यूटिलाइजेशन जब 70% पे जाएगा तब हम 25% का EBITDA इसमें बना सकते हैं। एंड हम मतलब हमारे पास में भी और ज्यादा क्लैरिटी होगी कि क्या ये EBITDA और यहां से इंप्रूव हो सकता है नहीं हो सकता है। लेकिन गाइडेंस इनका 25% EBITDA का है। बट क्यों ऑन क्यों इतना ज्यादा वो उसका मार्जिन क्यों गिर गया, उसका प्रॉफिट मार्जिन, इस पे इन्होंने कोई क्लैरिटी दिया नहीं। क्योंकि एक तो ये होता कि रेवेन्यू डी ग्रो हुआ है तब समझ में आता है कि ठीक है आपका यूटिलाइजेशन कम हो गया होगा तो आपके खर्चे बढ़ गए होंगे, लेकिन यहां पे रेवेन्यू ग्रो हुआ है 25 to 30% और उसके बाद भी आपका प्रॉफिट मार्जिन 40 से 7% क्रैश हो गया, तो मतलब वो समझ आता नहीं है। अब अगर आप रीजन देखने जाओ या समझने जाओ तो एक ये पॉसिबल रीजन हो सकता है कि जो रॉ मटेरियल के प्राइसेस आपके इतने बढ़ गए लास्ट 4-5 मंथ्स में, तो मे बी इस कंपनी के पास में जो ऑर्डर हो पहले से वो फिक्स कॉन्ट्रैक्ट हो और कंपनी वहां पे प्राइस पास ऑन ना कर पाई हो, तो उस वजह से हो सकता है इनके मार्जिन पे इतना ज्यादा इंपैक्ट पड़ा।
या फिर शायद प्रोडक्ट मिक्स चेंज हुआ हो, लास्ट क्वार्टर में B2C की सेल्स ज्यादा अच्छी हो या रिटेल की सेल्स ज्यादा अच्छी हो, इस क्वार्टर में आपने शायद इंस्टीट्यूशन क्लाइंट्स को सेल करा या B2B को सेल करा, बट जो भी हो, ये प्रॉफिट मार्जिन एकदम से गिरना ये भी आपके मार्जिन को और ज्यादा वॉलेटाइल बनाता है। और प्लस उसके साथ में मैनेजमेंट का मतलब इबिड्डा को लेकर के कोई खास क्लैरिटी है नहीं कि आगे उसका कैसा आउटलुक लेने वाला है। तो ये सारी चीजों की वजह से मेनली मतलब मेरा जो इंटरेस्ट है EFC से वो अब काफी कम हो गया, क्योंकि जैसे मैंने बोला, टॉप लाइन ग्रोथ प्रॉब्लम नहीं है। आप किसी एक क्वार्टर में कोई दूसरा प्ले ज्यादा ग्रो कर जाएगा, आपका ग्रोथ थोड़ा कम हो जाएगा, वो ठीक है, वो चीजें चलती है। आपका ग्रोथ जब तक मतलब एटलीस्ट 25-30% पे कंसिस्टेंटली आप ग्रो कर रहे हो, तब तक मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं है, और वो ये बिजनेस डिलीवर कर रहा है, टॉप लाइन ग्रोथ में कहीं कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन प्रॉफिटेबिलिटी जो है, अर्निंग्स जो है, उस पर क्लैरिटी मिलना बहुत जरूरी है। अब देखो, अगर इबिटा मार्जिन नीचे जा रहे होते और मैनेजमेंट ये बोलता कि ये रेवेन्यू मिक्स की वजह से हुआ है या कुछ एक दो चीजें हमने कहीं पे एक्सपेंशन किया उसकी वजह से हुआ है, तो भी आप मतलब कहीं सारे बिजनेस में होता है ना, आपने कहीं नई जगह पे फैक्ट्री खोली और आपने पहले एक्सपेक्ट किया था कि यूटिलाइजेशन उसका बहुत फास्ट बढ़ेगा, लेकिन वो नहीं हुआ, उल्टा हो गया, और अभी आपका मार्जिन पे इंपैक्ट पड़ रहा है। तो एटलीस्ट आपको ये तो पता है कि किस वजह से मार्जिन पे इंपैक्ट हो रहा है और कितने क्वार्टर तक ये रहेगा, या ये अनसर्टेनिटी है तो कब तक चलेगी। लेकिन यहाँ पे वो चीज भी नहीं है, मतलब मैनेजमेंट सीधे बोलता है कि पैड ग्रोथ देखो, और पैड ग्रोथ वो एक्चुअली आपका कैश नहीं आ रहा, आप उसको एग्रेसिव अकाउंटिंग कर रहे हो, उसकी वजह से वो पैड ग्रो कर रहा है। तो वो चीज है EFC के साथ में, मतलब सिर्फ इसकी वजह से अभी इंटरेस्ट ज्यादा बनता नहीं है। देखेंगे आने वाले क्वार्टर्स में अगर नंबर्स कंपनी के इंप्रूव होते हैं, मेनली बिड्डा लेवल पे, या फिर मैनेजमेंट की कमेंट्री में थोड़ी सी और क्लैरिटी मिलती है, तब ऑफ कोर्स इसको देखेंगे आगे चल के। तो ये था EFC के ऊपर डिस्कशन। नेक्स्ट अब बात करते हैं नुवामा वेल्थ के ऊपर। इनके कैसे Q1 के नंबर्स आए हैं। तो नुवामा का Q1 का रिजल्ट अगर आप देखोगे, तो एक तो सबसे पहले ये जो ऊपर की इनकी फर्स्ट लाइन है कि हाईएस्ट एवर क्वार्टरली प्रॉफिट हमने करा है इस क्वार्टर के अंदर, 300 करोड़ का प्रॉफिट कंपनी का क्वार्टरली क्रॉस किया है इन्होंने। तो ये मतलब क्यों बड़ा अचीवमेंट है, क्योंकि लास्ट 6-7 क्वार्टर से अगर आप देखोगे, नुवामा वेल्थ का जो पैट का नंबर है वो एक तरीके से स्टक हो गया था। 250-255 करोड़ के आसपास का ही पैट आता था कंपनी का हर एक क्वार्टर के अंदर। एंड आई थिंक बीच में किसी कॉन कॉल में एक एनालिस्ट ने इनको पूछा भी था कि ऐसा लग रहा है आपका पैट जो है वो ग्रो करना स्टार्ट करता है एंड एकदम से जैसे 250 आता है वो उसको ब्रेक लग जाता है। तो वही था कंपनी के साथ में। और इन जनरल आप कोई भी बिजनेस पकड़ो, अगर एक क्वार्टर, 2 क्वार्टर, 4 क्वार्टर, 5 क्वार्टर लगातार अगर किसी बिजनेस का पैट ग्रो नहीं कर रहा, मतलब सेम लेवल पे स्टक हो गया, तो एक परसेप्शन क्या जाता है कि बिजनेस में कुछ प्रॉब्लम होगा। प्रॉफिट ग्रो नहीं कर रहा तो मतलब तो ये समझ में आता है ना कि बिजनेस में कुछ प्रॉब्लम होगा। तो अगर मेरा फ्रेमवर्क सिर्फ ऐसा हो कि टॉप लाइन ग्रोथ कैसी है और बॉटम लाइन की ग्रोथ कैसी है, तो नुवामा मुझे कैसा लगता है कि बिजनेस में कोई दिक्कत है, बिजनेस खराब है। बट वही हमारे क्वार्टर में डिस्कस करते थे ना कि नंबर्स में भी सही पिक्चर नहीं दिखा रहे हैं बिजनेस की, बट आप अगर इसके जो की मेट्रिक्स होते हैं एक वेल्थ मैनेजमेंट बिजनेस को देखने के लिए, उसको आप अगर देखोगे तो आपको समझ में आता है कि बिजनेस बहुत सही डायरेक्शन में है। मतलब जो भी पैट पे इंपैक्ट है वो या तो एक्सटर्नल फैक्टर की वजह से, या फिर आपका वो जो एक जेन स्ट्रीट क्लाइंट का जो इशू हुआ था इनके साथ में, उसकी वजह से टेम्पररी है। जो मेन इनका काम है वेल्थ मैनेजमेंट बिजनेस, जो सबसे मेन इंजन है इनका, वो बिल्कुल सही डायरेक्शन में जा रहा है, और उसी का रिजल्ट भी आपको देखने को मिला इस क्वार्टर में। फाइनली नंबर्स में भी वो चीजें शो हो रही हैं। एंड मार्केट भी इस क्वार्टर से पहले तक आप देखोगे तो मार्केट भी कहां इसको रिवॉर्ड कर रहा था, स्टॉक बिल्कुल स्टक था। लेकिन हम वही डिस्कस करते थे कि वैल्यू बेट है, अंडर वैल्यूड है अभी भी, और पूरे वेल्थ मैनेजमेंट स्पेस में काफी अच्छा लगता है। अभी आप देखो क्वार्टर का रिजल्ट अभी आया है, लेकिन इससे पहले ही स्टॉक अपना हाई लगा चुका है, मतलब 1100-1200 के आसपास ये ट्रेड करता था, अभी 2000 का हाई लगा के आया। इतनी सॉलिड री रेटिंग हुई है इसकी। तो नंबर्स तो इसके अभी आए हैं, लेकिन मार्केट ने पास्ट के नंबर्स के बेसिस पे ही इसको री रेट क्यों किया? बिकॉज मार्केट को भी पता था कि वो जो एक फेज था स्लो डाउन वाला, वो मतलब एक तरीके से एक्सटर्नल चीजों की वजह से था। बिजनेस में कुछ गड़बड़ नहीं है, बिजनेस अच्छा कर रहा है, इवन इसके मैट्रिक्स और अच्छे होते जा रहे हैं, रेवेन्यू मिक्स कंपनी का इंप्रूव होता जा रहा है, बिजनेस में स्टेबिलिटी आ रही है, प्रिडिक्टेबिलिटी आ रही है, वो सारी चीजें अच्छी है, और उसी का रिवॉर्ड किया मार्केट ने। सो नंबर्स अगर पूरे इनके देखें हम, तो एक तो प्रॉफिट क्रॉस किया है 300 करोड़, दूसरा क्लाइंट एसेट इनका अगर आप देखोगे तो वो भी 5 लाख करोड़ कंपनी का क्रॉस करके है। फिर जो कंसोलिडेटेड रेवेन्यू है वो 18% से ग्रो हुआ है YOY। ये भी अगेन लास्ट 4-5 क्वार्टर्स में आप देखोगे तो सबसे मतलब हाँ, लास्ट 4 क्वार्टर का आप डेटा ले सकते हो, तो सबसे बेस्ट ग्रोथ नंबर आया कंपनी का टॉप लाइन के अंदर भी। कॉस्ट कंपनी की बढ़ गई है इस क्वार्टर में 19% से YOY, और प्रॉफिट आफ्टर टैक्स आपको दिखेगा 16% की ग्रोथ हुई है। जनरली क्या देखते थे हम पिछले क्वार्टर तक कि कंपनी का रेवेन्यू ग्रोथ स्लो भी हुआ था, जो 5-6-7% की भी जो ग्रोथ आती थी, प्रॉफिट ग्रोथ उससे ज्यादा होता था। मतलब अगर 5% का रेवेन्यू ग्रोथ है तो प्रॉफिट ग्रोथ 7%, 8% होता था। इस क्वार्टर में क्या है, रेवेन्यू ग्रोथ बढ़ा है 18%, लेकिन प्रॉफिट ग्रोथ भी इंप्रूव हुआ है, लेकिन रेवेन्यू ग्रोथ से कम है, ऑपरेटिंग लेवरेज नहीं मिला है। क्यों? क्योंकि कॉस्ट बढ़ गए हैं कंपनी के।
खर्चे बढ़ गए, 19% से आपका एक्सपेंसेस बढ़ गया, उसकी वजह से प्रॉफिट पे इस क्वार्टर में मतलब ऑपरेटिंग लेवरेज नहीं मिला कंपनी को। फिर सेगमेंट वाइज अगर हम इनका देखें, एक है वेल्थ मैनेजमेंट सेगमेंट, उसमें प्रॉफिट की ग्रोथ है 20%, और जो एसेट सर्विस एंड कैपिटल मार्केट वाला बिजनेस है उसमें 19% की ग्रोथ है प्रॉफिट्स के अंदर। देन वेल्थ मैनेजमेंट में कंपनी के दो बिजनेसेस आते हैं। अब इसमें सबसे पहली चीज आप ये देखो, वेल्थ मैनेजमेंट का रेवेन्यू कितना है आज के टाइम पे, ऑलमोस्ट 450 करोड़, 450 करोड़ का रेवेन्यू है। कंसोलिडेटेड रेवेन्यू कितना है Q1 का कंपनी का, 900 करोड़। मतलब क्या हुआ कि वेल्थ वाला जो मेरा बिजनेस है, जो सबसे स्टेबल बिजनेस है, सबसे प्रिडिक्टेबल बिजनेस है, उसका रेवेन्यू मेरे टोटल रेवेन्यू में आज के टाइम पे ऑलमोस्ट 50% हो गया है। ये लास्ट ईयर तक 30s में होता था, 34, 35, 36, 37% के आसपास। तो ज्यादा रेवेन्यू कहां से आता था, जो सबसे वॉलेटाइल सेगमेंट है, जैसे वो कैपिटल मार्केट हो गया, इन्वेस्टमेंट बैंकिंग वगैरह, वहां से, जो कि अगर मैं क्वालिटी के पॉइंट ऑफ व्यू से देखूं एक वेल्थ मैनेजमेंट कंपनी के लिए अच्छा नहीं है। तो पिछले कुछ क्वार्टर्स में यही तो हो रहा था ना, नंबर्स देखने में खराब इसलिए लग रहा था क्योंकि जो कैपिटल मार्केट वाला जो सबसे वॉलेटाइल सेगमेंट है उसका रेवेन्यू डी ग्रो कर रहा था। जो मेन इंजन है, मुझे अगर नुवामा वेल्थ देखना है और मैं उसका कैपिटल मार्केट सेगमेंट देख करके परेशान हो रहा हूं कि उसमें डी ग्रोथ क्यों हो रहा है, उसकी वजह से पूरा रेवेन्यू डी ग्रो हो रहा है, तो फिर मेरा फ्रेमवर्क गलत है। फिर मुझे नुवामा नहीं देखना चाहिए, मुझे कोई दूसरी ब्रोकिंग कंपनी देखना चाहिए जो करती ही इन्वेस्टमेंट बैंकिंग का काम है। नुवामा देख रहा हूं, नाम में ही वेल्थ है, नुवामा वेल्थ, तो मतलब तुम्हें वेल्थ बिजनेस देखना है ना उसका। तो कंपनी ने वही किया, वेल्थ बिजनेस जो 30s में था, आज के टाइम पे उसका 50% के आसपास रेवेन्यू आता है टोटल रेवेन्यू में। तो बिजनेस की प्रिडिक्टेबिलिटी, स्टेबिलिटी इन्होंने इंप्रूव करी है। फिर नुवामा वेल्थ में दो इनके सेगमेंट है, एक है इनका ये सॉरी वेल्थ मैनेजमेंट में दो सेगमेंट है, एक है नुवामा वेल्थ, इसका रेवेन्यू ग्रोथ है 13% YOY। और ये जो MPIS है, MPIS इनका एक तरीके से मैनेज पोर्टफोलियो आप समझ लो, मतलब इसके अंडर जो एसेट है, जो पैसा आता है क्लाइंट का, वो कंपनी खुद मैनेज करती है। तो एक तरीके से रेकरिंग रेवेन्यू आता है कंपनी को इससे। इसमें कितनी ग्रोथ है इसका रेवेन्यू में, 20% की, यानी ज्यादा जो मेरा पैसा आया है वो इस वाले स्कीम के अंदर आया है जो मैं खुद मैनेज कर रहा हूं। रेकरिंग है, फी इनकम, जो PMS हो गया, AIF हो गया, उस तरीके के जो स्कीम्स होते हैं, तो उसकी ग्रोथ अच्छी है। PBT इसमें ग्रो किया है 19% पे, 19% पे। तो उसका मतलब क्या हुआ कि जो वेल्थ नुवामा वेल्थ वाला जो बिजनेस है, जहां पे मैं HNIs को टारगेट करता हूं, एफ्लुएंट को टारगेट करता हूं, उसमें मेरे को ऑपरेटिंग लेवरेज मिला है इस बिजनेस में, क्योंकि इसका रेवेन्यू ग्रोथ है 13% और PBT का ग्रोथ है 19%। प्लस इसमें अगर आप वो मतलब फ्रेश फ्लो देखोगे, फ्रेश पैसा कितना आया क्लाइंट का, वो भी इनका हाईएस्ट एवर है। तो ये वाला मैट्रिक भी कंपनी का काफी अच्छा है। फिर इनका दूसरा इसमें डिवीजन है नुवामा प्राइवेट। नुवामा प्राइवेट मतलब जहां पे अल्ट्रा HNI हो गए, फैमिली ऑफिसेस हो गए, वो मेरे क्लाइंट्स होते हैं। तो इसका रेवेन्यू कितना ग्रो किया है, 27%, यानी इसकी ग्रोथ इसके ग्रोथ से भी फास्ट हुई है। और इसका जो ARR मोमेंटम है वो भी काफी अच्छा रहा है कंपनी का, और ARR रेवेन्यू की ग्रोथ है 14% YOY। बट इसका जो PBT है उसकी ग्रोथ है 22%, यानी इस बिजनेस में मेरे को ऑपरेटिंग लेवरेज नहीं मिला। ग्रोथ इसकी इससे फास्ट है, लेकिन इसमें ऑपरेटिंग लेवरेज नहीं मिला, मे बी खर्चे वर्चे मेरे थोड़े से बढ़ गए इसके अंदर। नेट फ्लो यानी कि फ्रेश पैसा इसमें कितना आया, 1000 करोड़ के आसपास। ये जो ARR वाला इनकम होता है, रेकरिंग रेवेन्यू, वो कितना है, 1000 करोड़ के आसपास। अब ये लास्ट ईयर से अगर आप कंपेयर करोगे तो शायद 60-62% का डिक्लाइन है। जो फ्रेश फ्लो, फ्रेश पैसा जो आया है रेकरिंग एसेट्स के अंदर, वो मेरा 60% से गिरा है। और वो क्यों गिरा है, मैनेजमेंट बता रहा है आउटफ्लो हमारा थोड़ा सा ज्यादा हुआ है इस पर्टिकुलर क्वार्टर में। मे भी हो सकता है कुछ रिडेम्पशन वगैरह हुआ हो, या कोई स्कीम एक कंपनी की मतलब उसका मैंडेट वो कंप्लीट हुआ हो, तो कुछ क्लाइंट्स वगैरह ने वहां से पैसा निकाला हो, इस पे क्लैरिटी चाहिए। लेकिन ओवरऑल इसमें 1000 करोड़ के आसपास का पैसा आया कंपनी का। फिर जो एसेट मैनेजमेंट वाला बिजनेस है, उसका फी इनकम की ग्रोथ है 24%। जो इनका टोटल AUM है एसेट मैनेजमेंट में, उसकी ग्रोथ है 12% के अराउंड। और जो इनका वो कमर्शियल रियल एस्टेट का जो फंड था, प्राइम फंड, वो कंपनी का क्लोज हो गया 4000 करोड़ के साथ में। टारगेट कितना था, 3000 करोड़, आया कितना, 4000 करोड़, यानी बहुत सॉलिड रिस्पॉन्स मिला मार्केट से इसको। और कंपनी को ना ये म्यूचुअल फंड का लाइसेंस मिल गया है, अप्रूवल मिल गया उसका सेबी के साथ में। और जो SIF कंपनी का प्लान है आगे चल के हम लॉन्च करेंगे, उसका मतलब उसका लॉन्च करने का कंपनी उसको स्टार्ट कर रही है। तो SIF से बेसिकली होगा क्या, इनके ईल्ड्स आगे चल के इंप्रूव हो सकते हैं, क्योंकि अभी ये वेल्थ वाला बिजनेस हो गया या प्राइवेट वेल्थ वाला बिजनेस हो गया, उसमें आप HNI अल्ट्रा HNI से डील करते हो, वहां पे आपके ईल्ड्स इतने अच्छे नहीं है। SIF में आपके पास में वो जो म्यूचुअल फंड डिस्ट्रीब्यूटर का नेटवर्क है रिटेल कस्टमर्स का, वो आपके पास में आ जाएगा, वो नेटवर्क आ जाएगा। म्यूचुअल फंड के लाइसेंस कंपनी ने इसीलिए लिया है SIF के लिए, तो वहां से आपके ईल्ड्स इंप्रूव हो सकते हैं और आने वाले क्वार्टर्स के अंदर, तो ये अच्छी चीज है। फिर जो एसेट सर्विसेज वाला इनका बिजनेस है, जो जेन स्ट्रीट का इशू हुआ था, इसी से हुआ था, और मतलब इसकी वजह से भी थोड़ा सा कुछ क्वार्टर का ग्रोथ स्लो हो गया था, प्रॉफिट भी स्लो हो गया था। ये वाले बिजनेस ने भी बहुत सॉलिड कमबैक करा है इस क्वार्टर में। रेवेन्यू उसका ग्रो हुआ है 34% से YOY लेवल पे।
और इसका जो एसेट बेस है उसमें भी 25% के आसपास की ग्रोथ है। जो कैपिटल मार्केट वाला बिजनेस है यानी इन्वेस्टमेंट बैंकिंग, इसका रेवेन्यू फ्लैट रहा है, इसमें कोई ग्रोथ नहीं है। पहले के क्वार्टर में हम इसमें डी ग्रोथ देखते थे, अब ये रेवेन्यू फ्लैट हो गया है। और जो उसका प्रॉफिट का भी ग्रोथ आया इस पूरे डिवीजन से, वो आया है एसेट सर्विसेज वाले बिजनेस से, जो सबसे स्टेबल बिजनेस है, उसकी प्रिडिक्टेबिलिटी है, वो अच्छा क्वालिटी का बिजनेस है। सिर्फ उस एक क्लाइंट की वजह से, वो जो जेन स्ट्रीट का इनका वो पंगा हुआ था, उसकी वजह से 2-3 क्वार्टर्स के लिए कंपनी का ग्रोथ स्लो हो गया था, क्योंकि उस टाइम पे वो काफी ज्यादा वॉल्यूम करता था। बट आप देखो, हम कब Q3 के अराउंड हमने डिस्कस किया था, जब मैनेजमेंट ने कॉन कॉल में बोला कि जो जेन स्ट्रीट का वॉल्यूम हम लॉस हुआ था उसके जाने से, उसका ऑलमोस्ट 40-50% हम रिकवर कर चुके हैं, एंड Q4 Q1 आते आते पूरी रिकवरी हो जाएगी। तो शायद, मैंने कॉन कॉल अभी सुना नहीं है, लेकिन जो नंबर्स देख करके लग रहे हैं, वो रिकवरी ऑलमोस्ट कंपनी की हो चुकी है, कि इस बहुत क्वार्टर के बाद, मतलब इस वाले डिवीजन में कंपनी का इतना अच्छा ग्रोथ देखने को मिला है, और इसी से ओवरऑल टॉप लाइन की ग्रोथ और प्रॉफिटेबिलिटी कंपनी की इंप्रूव हुई है। तो ये थे रिजल्ट नुवामा वेल्थ के। नंबर्स अच्छे, काफी अच्छे नंबर्स हैं। एक दो चीजें आप बस बोल सकते हो कि एक तो वो जो फ्रेश फ्लो आप जो उसमें आया है नुवामा प्राइवेट में, वो क्यों गिरा 60-62% के अराउंड। यील्ड भी थोड़े से कम हुए हैं कंपनी के, और दूसरा ये एसेट सर्विसेज का, मतलब जो इस क्वार्टर में कमबैक हुआ है, ये कितना सस्टेनेबल है, ये 2-3 चीजें हमको देखनी है कंपनी के कॉन कॉल के अंदर। बाकी नंबर्स अच्छे हैं, अच्छा कमबैक किया। आरओई भी कंपनी का इंप्रूव हुआ है, लास्ट फुल ईयर का आरओई इनका शायद 26% था, इस क्वार्टर में अगर आप एनुअलाइज आरओई देखोगे 29-30% के आसपास का आरओई कंपनी का हो चुका है। तो ये है, बिजनेस वापस से ट्रैक पे आ रहा है। मतलब फंडामेंटल्स तो पहले भी अच्छे थे, लेकिन अगर मैं सिर्फ टॉप लाइन बॉटम लाइन देखता तो मुझे अच्छा ही लगता। अब फाइनली टॉप लाइन बॉटम लाइन में भी काफी अच्छी इंप्रूवमेंट दिखी है, और मार्केट ने रिवॉर्ड उसका दे दिया है। अभी भी उस पूरे वेल्थ मैनेजमेंट स्पेस के अंदर आप देखोगे, नुवामा वेल्थ बेस्ट बेट लगता है। मतलब मैं तो जब से ट्रैक कर रहा हूँ, हर एक क्वार्टर में हम डिस्कस करते हैं, और यही डिस्कस करते हैं कि बाकी कंपनीज भी हैं वेल्थ मैनेजमेंट में, बट मुझे पर्सनली, आप बायस भी कह सकते हो मेरा, लेकिन नुवामा मुझे अच्छा लगता है। मतलब हर एक क्वार्टर के अंदर नंबर्स बहुत अच्छे आते हैं, क्योंकि कंसिस्टेंटली सारी चीजें इन्होंने डिलीवर करी है, और मार्केट ने भी तो इसीलिए रिवॉर्ड करा ना। तो वो है। बाकी इसका कॉन कॉल जरूर सुनेंगे, देखते हैं उसमें क्या कमेंट्री मैनेजमेंट देती है, तो उसको अलग से डिस्कस करेंगे। तो ये था डिस्कशन दोनों कंपनीज पे। बाकी आपके जो डाउट्स है शेयर करते रहिए। थैंक यू वेरी मच।